क्लास के बाद देख लेना, ठीक है। उसके अलावा जिनको नोट्स चाहिए होंगे वो ऐप से जाके ले सकते हैं। ये नोट्स आपके बहुत ज़बरदस्त पावरफुल नोट्स हैं, क्योंकि इन्हीं नोट्स को पढ़ के मैंने खुद सीटेट निकाला है। मेरे 126 नंबर आए थे इन्हीं सीटेट के नोट्स को पढ़ के, क्योंकि मैंने मार्कशीट शेयर भी की थी आपको, आपके साथ में, आपके यहाँ पे क्लासेस में। तो ये वही ओरिजिनल नोट्स है जो मैंने पढ़े थे, तो वही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप भी पढ़ के पास हो जाएं। तो ये नोट्स मिलेंगे आपको ऐप के ऊपर जाके, ये ऐप है हमारा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, अपना फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन करना और वहाँ से सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। वीडियो को लाइक कर दो, जिसने अभी नहीं नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दो। हाँ जी, जल्दी से करो, 1500 लाइक का टारगेट रखेंगे आज की क्लास में, 1500 लाइक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे आई थिंक, है ना। चलो फटाफट से कर दो, एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। सुपर टेट जूनियर का प्रॉपर बैच कब से स्टार्ट करेंगे सर? करते हैं भाई, अभी जूनियर का क्या प्राइमरी दोनों का एक साथ ही चलेगा, तो प्रॉपर बैच अभी स्टार्ट करेंगे, करते हैं उसकी प्लानिंग अभी। मैं कुछ टीचर्स भी हायर किए हैं, तो टीचर्स आएंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मैं अकेले नहीं कवर कर पाऊंगा, क्योंकि पूरा दिन में मैं भी थक जाता हूँ। कितनी ही क्लास करूँ मैं, बहुत सारी क्लासेस मैं अकेले करता हूँ। तो जो बाकी सब्जेक्ट रहेंगे उनके लिए अलग टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए, आपको बेस्ट टीचर हैं वो भी। तो ढूंढने में टाइम लगता है भाई, अच्छी चीज़ ढूंढने में टाइम ही लगता है, तो अच्छे टीचर ढूंढने में भी टाइम लगता है। तो थोड़ा सा आप इंतजार करो। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बात करेंगे आपका, कहाँ गायब हो गया भाई, अच्छा, हाँ, तो ये है आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसको मैं आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा, इसके लिए चलते हैं हम अपने ब्लैक बोर्ड पे, है ना, क्योंकि इसको लिख के समझाने वाली चीज़ है ये, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में। देखो समावेशी शिक्षा है क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। जैसा कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, इंक्लूजन का मतलब होता है मिला देना, इकट्ठा कर देना। समावेशन का मतलब भी होता है इकट्ठा कर देना, मिला देना। तो किसको इकट्ठा कर रहे हैं हम? बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी शिक्षा क्या कहती है कि किसी भी प्रकार के बच्चे हों, सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, सबको पढ़ने का अधिकार है, एक साथ पढ़ेंगे, है ना। तो ये समावेशी शिक्षा का जो आया है, ये प्रावधान ये क्यों आया है, कहाँ से आया, कैसे बना, इसके बारे में भी सारी चीजें एक एक करके समझते हुए जाएंगे। तो समावेशी शिक्षा आने से पहले क्या होता था, पहले अलग अलग दो प्रकार की शिक्षाएं चलती थी, एक चलती थी सामान्य स्कूल में, एक चलती थी स्पेशल स्कूल में। तो कैसे कैसे चलती थी वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, देखो। सबसे पहले आया आपका स्पेशल एजुकेशन, पहले आपका स्पेशल एजुकेशन हुआ करता था, और एक हुआ करता था नॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम जनरल एजुकेशन कह सकते हैं। इसको मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, इसको आप ऐसे ही समझ लो अलग से। जनरल एजुकेशन वो है आपका जो नॉर्मल विद्यालय होते हैं, सामान्य विद्यालय, जिसमें जो प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, जिसमें हम बचपन से पढ़ के आए हैं, हम सब लोग पढ़ के आए हैं सामान्य विद्यालयों में, एक तो वो होते हैं। एक उनके अलग होते थे स्पेशल एजुकेशन के, दिव्यांग बच्चों के लिए। इसमें क्या था, दिव्यांग विद्यार्थी पढ़ा करते थे। दिव्यांग विद्यार्थी कौन से होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, यानी कि डिसेबिलिटी वाले, ठीक है। तो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए दृष्टिबाधित बच्चे हो गए, मानसिक मंद बच्चे हो गए, ऑटिज्म बच्चे हो गए, एडीएचडी बच्चे हो गए, या फिजिकली विकलांग बच्चे हो गए। तो इन बच्चों के स्कूल अलग हुआ करते थे, आप सबको पता होगा। अभी भी कहीं कहीं पर हैं अभी भी स्कूल्स, लेकिन उनकी अलग मान्यता प्राप्त उनको है। तो कहीं पर अभी भी है, अगर कोई व्यक्ति अपना बच्चा स्पेशल स्कूल में ही पढ़ाना चाहता है तो वहाँ पढ़ाता है अभी भी। लेकिन अगर वो स्पेशल में यहाँ पढ़ाना चाहे इंक्लूजन में, तो यहाँ भी पढ़ा सकता है। तो फिलहाल पहले क्या हुआ करता था, पहले अलग ही स्कूल होते थे, जो भी डिसेबल्ड बच्चा होगा उसको अलग ही पढ़ना पड़ेगा, वो नॉर्मल विद्यार्थी विद्यालय में, सामान्य विद्यालय में हमारे साथ नहीं पढ़ सकता था। ये चलता था आपका पहले, डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए जो स्कूल होते थे वे विशेष एजुकेशन वाले होते थे, इसको हम कहते थे विशेष शिक्षा। क्या कहते थे इसको? इसको हम कहते थे विशेष शिक्षा, ठीक है। विशेष शिक्षा के बाद दूसरा एक और फिर एजुकेशन का एक और तरीका आया, जिसको हम कहने लगे इंटेग्रेटेड एजुकेशन। इंटेग्रेटेड एजुकेशन का हिंदी में नाम है एकीकृत शिक्षा। क्या है? एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा में क्या हुआ कि हमारी सरकार ने और हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ये फील किया कि हमारा जो है, हम अलग अलग स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों को अलग पढ़ाते हैं, असामान्य बच्चों को अलग पढ़ाते हैं। तो उसके लिए हमें अलग अलग टीचर भी रखने पड़ते हैं, हमें बिल्डिंग्स भी, स्कूल भी अलग अलग बनाने पड़ते हैं। तो इन्होंने क्या प्रावधान किया कि स्पेशल बच्चों को भी एक साथ पढ़ाते हैं हम, सामान्य बच्चों को भी, और जो विकलांग बच्चे हैं दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं एक स्कूल में। तो इन्होंने क्या किया, एक स्कूल में सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या? एक स्कूल में। लेकिन उससे क्या हुआ कि इन्होंने एक स्कूल में तो बच्चों को पढ़ाया, यानी कि स्कूल में तो लेके आ गए, लेकिन इनकी कक्षा अलग थी, इनकी कक्षा अलग अलग थी। सामान्य बच्चों की कक्षा अलग होती थी, और
नॉर्मल बच्चों की कक्षा, सामान्य बच्चों की कक्षा अलग होती थी, विशेष बच्चों की कक्षा अलग होती थी। यानी कि जो डिसेबल्ड वाले बच्चे थे वो अलग क्लासरूम में पढ़ते थे, और जो सामान्य बच्चे थे वो अलग क्लासरूम में पढ़ते थे, स्कूल एक ही होता था। तो इस वाले सिस्टम को क्या कहा हमने, इसको कहा इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा। लेकिन उसके बाद हमें फील हुआ कि यार ये बच्चे जो है, जो स्पेशल वाले बच्चे हैं, इनको अभी भी बराबरी का मौका नहीं मिल रहा है, और ना ही बराबरी वाला इनको महसूस हो रहा है कि हम स्कूल में तो आगे हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव किस प्रकार से, कि उनके टीचर भी अलग हैं उनके, और उनको पढ़ाने के तरीके भी अलग हैं, पाठ्यक्रम उनका अलग है, और उन वो जो है सामान्य बच्चों से अपने आप को कमतर समझते थे, कि हमें अलग स्कूल में इसलिए बिठाया जा रहा है क्योंकि हम इनसे बेकार हैं, हमें इनके साथ बैठने का अधिकार नहीं मिल रहा। तो एक बड़ी हीन भावना उन बच्चों के अंदर रहती थी, और उन बच्चों को जो है वो अवसर भी नहीं मिलते थे जो दैनिक जीवन के मिलने चाहिए। सामान्य बच्चों के साथ रह करके जो वास्तविक जीवन के अनुभव मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे थे। तो फिर हमने क्या किया, हमने स्कूल तो एक ऑलरेडी कर दिया था, कक्षाएं अलग अलग थी, अब हमने कक्षा को भी एक ही कर दिया। फिर हमने जो है क्या किया, कक्षा को भी एक ही कर दिया, और इसको हमने कहा इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में क्या हुआ भाई आपका, समावेशी शिक्षा में स्कूल भी एक, एक हो गया आपका, है ना, कक्षा भी एक हो गई आपकी, कक्षा भी एक हो गई आपकी, और शिक्षक भी एक ही हो गया आपका। यानी कि एक ही टीचर पढ़ा रहा है, स्पेशल बच्चों को भी सामान्य बच्चों को भी, एक ही स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, एक ही कक्षा में पढ़ रहा है, और एक ही टीचर उनको पढ़ा रहा है। तो हमने सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम के अंदर लाके खड़ा कर दिया। अब जो उनका पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम जो है वो भी लगभग समान ही होता है, लेकिन जो पाठ्यक्रम है हमारा वो समान तो होता है, लेकिन उसमें पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, किसके लिए, बच्चे की जरूरत के लिए बदलाव किया जा सकता है, बच्चे की जरूरत के अनुसार। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कि पाठ्यक्रम में बदलाव जो किया जा सकता है, इस चीज को हम कहते हैं लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबल। जो हमारा करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रावधान क्या हुआ, कि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो इंक्लूसिव स्कूल है उसमें हर बच्चे का एडमिशन होगा, हर बच्चा बराबर है, हर बच्चा समान है, चाहे वो किसी भी प्रकार का बच्चा हो, सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, एक साथ एक ही टीचर से पढ़ेंगे। हाँ, उनके लिए शिक्षण प्रविधियां अलग हो सकती हैं, पढ़ाने के तरीके अलग हो सकते हैं, और आपके जो है, अब मैं ये आपको क्लियरली करता हूँ, थोड़ा सा इसको ना, थोड़ा सा क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, है ना, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप कंफ्यूज ना हो जाएं, उस चीज को लेके चलते हैं। देखो, समावेशी शिक्षा में क्या चीज अलग हो सकती है और क्या चीज एक जैसी होगी आपकी, है ना। तो अगर हम समानता की बात करें, समान क्या होगा, सबसे पहली बात, समान अधिकार होगा, ठीक है, समान सम्मान होगा बच्चे का, समान मातृभाषा को समान अधिकार मिलेगा, मातृभाषा की स्वीकृति, मातृभाषा की स्वीकृति एक जैसी होनी चाहिए आपकी, है ना। इमोशनली भी सब लोग समान होने चाहिए। और क्या समान हो सकता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में, सक्रियता बच्चे की सहभागिता। यानी कि कोई भी आप काम करा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 15 अगस्त पे डांस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि विकलांग बच्चों को आप उसमें शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल बच्चों को कर रहे हैं, उनको भी बराबर अधिकार है कि उनको भी सहभागी बनाया जाए। या अगर क्लास में भी कोई प्रोजेक्ट काम करवा रहे हैं, प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी बराबर की सहभागी उन बच्चों को मिलनी चाहिए। तो सहभागिता आपकी समान होनी चाहिए, अधिकार बच्चे का समान होना चाहिए, मातृभाषा की स्वीकृति समान होगी, उनके जो बैकग्राउंड है, जो मतलब जिसको हम संस्कृति कहते हैं, है ना, उनका सामाजिक स्तर, सामाजिकता, तो सामाजिकता भी समान होनी चाहिए, यानी कि सभी की सामाजिक पृष्ठभूमि को आप एक्सेप्ट करेंगे। अलग क्या होना चाहिए, अलग क्या हो सकता है, अलग हो सकता है आपका शिक्षण रणनीतियां, यानी कि जो आपके पढ़ाने के तरीके हैं, जिसको शिक्षण पद्धतियां कह सकते हैं आप। क्यों, क्यों हो सकता है ऐसा, क्योंकि व्यक्ति की विभिन्नता की वजह से एक दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ाने की अलग टेक्निक या तरीका चाहिए, एक सामान्य बच्चे से अलग। सामान्य बच्चे को आप बोर्ड पे लिख के पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक दृष्टिबाधित बच्चे को बोर्ड पे लिख के आप चीजें नहीं पढ़ा सकते, उसको बोल के बताना पड़ेगा, ऑडियो में बताना पड़ेगा, टेक्सटाइल में टच वाले या ब्रेल लिपि की पुस्तकें उसको देनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी कि शिक्षण पद्धतियां आपकी चेंज हो सकती हैं। उसके अलावा अलग क्या हो सकता है आपका, टीएलएम। उसके अलावा अलग क्या हो सकता है आपका, मूल्यांकन, जिसको आकलन कहते हैं। मूल्यांकन भी एक जैसा नहीं हो सकता,
मूल्यांकन के लिए आपको अलग करना पड़ेगा। यानी कि जैसे एक सामान्य बच्चा है उससे तो आप लिखित परीक्षा ले लोगे, एक दृष्टिबाधित बच्चे से लिखित परीक्षा आप नहीं ले पाएंगे, एक ऑटिज्म बच्चे से या डिसलेक्सिया वाले बच्चे से लिखित परीक्षा आप नहीं ले पाएंगे। तो मूल्यांकन का भी आपका तरीका अलग अलग हो सकता है। तो आपकी शिक्षण पद्धतियां, टीएलएम अलग हो सकता है आपका, मूल्यांकन अलग हो सकता है आपका, बाकी और तो कुछ चीज अलग करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब अधिकार सेम रहेगा, पढ़ने का अधिकार सबका है और इसमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल हैं। सभी मतलब सभी। चाहे अब उसमें नाम लिख के अगर मैं बताऊं तो लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लेके चाहे इसको नोट करते रहना, बाकी नोट्स में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, याद तो आप नोट्स में से कर लेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, क्या बात कर रहे थे हम कि किस प्रकार के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखो, चाहे इसमें दृष्टि बाधित बच्चा हो आपका, चाहे आपका श्रवण बाधित बच्चा हो, चाहे आपका इसमें ऑटिज्म हो, चाहे इसमें आपका एडीएचडी हो, चाहे इसमें आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले हो। लर्निंग डिसेबिलिटीज में सारे आ जाएंगे, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया, सब कुछ आ जाएगा जो कल पढ़ा था। उसके अलावा सामान्य बच्चे भी इसी में आएंगे, प्रतिभाशाली भी इसी में आएंगे, सृजनात्मक भी इसी में आएंगे, किसी भी प्रकार के बच्चे हों, या मानसिक मंद बच्चे हों जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड कहते हैं, वो भी इसी में आएंगे। और आदि लिख करके सभी लिख रहा हूं मैं, सभी मतलब सभी, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ी जाति के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी जाति के, कोई मतलब नहीं है, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को ही, चाहे वो हाशिए पे रहने वाले बच्चे, पिछड़े बच्चे, वंचित बच्चे, कुल मिला के हर किसी प्रकार के बच्चे को आप एडमिशन देंगे, उसको स्वीकृति देंगे। किसी भी भाषा का हो, किसी भी राज्य का हो, मातृभाषा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बच्चे को अधिकार है आपकी कक्षा में पढ़ने का। कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। समावेशन का मतलब यह है कि इंसान है ना वो, तो इंसान है तो आपकी कक्षा में पढ़ सकता है, बात खत्म हो जाती है। आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक ही कक्षा में पढ़ाएंगे, एक ही टीचर पढ़ाएगा। तो बात समझ में आई समावेशी शिक्षा क्या होती है? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी हैं? जी, क्या हुआ? एक बार आपकी कमेंट पे थोड़ी सी नज़र डाल लेता हूँ। हाँ जी। और आपस में कम बातें किया करो, थोड़ा ध्यान जो दिया करो यहाँ पे क्लास में, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। चलो, 600 लाइक्स होने वाले हैं हमारे। 4-5 लाइक की कमी बच रही है, ज़रा लाइक पूरे करो सब फटाफट से। एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक कर दो, अच्छे बच्चों की तरह। बहुत ज़बरदस्त क्लासेस आपको मिल रही हैं, लाइक करना तो बनता है। अब बात करेंगे हम कि समावेशी शिक्षा के फायदे क्या हैं, क्यों समावेशी शिक्षा हम लाए हैं, इसके फायदे क्या हो सकते हैं। देखो, नंबर एक फायदा तो यह है कि सभी बच्चों को सीखने का अवसर मिलता है, सभी बच्चों को एक समान अवसर मिल जाते हैं, ठीक है, एक समान अवसर मिल जाते हैं सीखने के। ठीक है। दूसरा फायदा क्या है इसका? दूसरा है आपका सामाजिक विकास, यानी कि बच्चे एक दूसरे के साथ में मिलकर सीखते हैं। दूसरा फायदा है सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि ये जो डिसेबल्ड बच्चे थे वो जिंदगी में कभी भी सामान्य बच्चों के साथ में इंटरेक्शन कर नहीं पा रहे, जब अलग ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों के लिए नुकसान हो रहा था। एक बात बताओ, बच्चा जब स्कूल से बाहर निकलेगा और बड़ा होगा तो उसको रहना तो समाज में ही है, रहना तो उसको समाज में ही है। तो समाज में तो भाई सामान्य बच्चे भी हैं और डिसेबल्ड बच्चे भी हैं। तो दोनों में दिक्कत कहाँ आती थी कि एक बच्चा तो अलग स्कूल में पढ़ के आ रहा है, अलग कम्युनिटी में पढ़ के आ रहा है, जो डिसेबल्ड बच्चा है। तो जो सामान्य बच्चा है उसने कभी विकलांग बच्चे देखे ही नहीं है। अब सामने कोई आपके एकदम से ऑटिज्म बच्चा आगे खड़ा हो जाए और वो आपसे एकदम से कुछ अलग अलग काम कर, मतलब अलग तरह से बातचीत, अलग तरह से बिहेवियर करने लगे, तो आप डर जाएंगे। आप कहेंगे अरे ये आदमी क्या है भाई, ये मुझे मार ना दे, डर जाएंगे आप। लेकिन अगर आप इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ रहे होंगे तो आप उनको जान चुके होंगे और आप फिर उनकी हेल्प करोगे, या वो आप उनको समझ पाओगे। तो क्या होगा कि अगर विकलांग व्यक्ति या कोई किसी भी प्रकार के डिसेबिलिटी वाला बच्चा या कोई भी आदमी आपके सामने आता है, तो आप उसके साथ में नॉर्मल बिहेव करोगे, अगर आप साथ में पढ़ के आए हो। सेम चीज क्या होती थी, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो सामान्य दुनिया को कभी फेज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सामान्य दुनिया देखी ही नहीं है। तो जब वो इंक्लूसिव एजुकेशन में आए तो उनको ये पता चल पाया कि सामान्य लोगों के साथ में कैसे रहना है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे अपनी बात उनको समझानी है, वगैरह वगैरह। तो दोनों आपस में सामाजिक अंतःक्रिया पर कर पाए और दोनों ही आपस में रहने के लिए तैयार हो पाए, तो ये फायदा दोनों को मिला। ठीक है। ये फायदा है आपका समावेशी शिक्षा का। और क्या फायदा है समावेशी शिक्षा का?
एजुकेशन का स्तर बढ़ा है आपका, शिक्षा का स्तर बढ़ता है इससे। ठीक है। और क्या होता है, बाकी तो संस्कृति एक दूसरे की सीखने को मिलती है हमें, तो जिसको हम सहभागी अधिगम कहते हैं, एक दूसरे से सीखना, ये चीजें आपकी बढ़ जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे से सीखने वाली चीजें आपकी बढ़ जाती हैं। ठीक। उसके अलावा हम बात करें समावेशी शिक्षा के प्रावधान क्या क्या है, मतलब समावेशी शिक्षा के प्रावधान कहाँ से, प्रावधान तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कि किसी भी प्रकार का बच्चा हो, कोई भी सामान्य स्कूल एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता। अगर आपके स्कूल में कोई भी बच्चा आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी वाला हो, उसका एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। तो ये तो प्रावधान है। ये कौन कौन प्रावधान देता है, नंबर एक देता है आपका RTE 2009। ये एक एक्ट है आपका, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 4 साल से, सॉरी 6 साल से, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने की बात करता है, कि हर बच्चा फ्री में एजुकेशन पाएगा आपका, चाहे वो किसी भी प्रकार का बच्चा हो। तो एक तो ये प्रावधान है जब जिसमें हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। हर बच्चे का मतलब हर हो गया, फिर चाहे गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, विकलांग हो, कैसा भी बच्चा हो। उसके अलावा दूसरी बात करें हम, तो RPWD एक्ट है आपका, जिसको हम कहते हैं, RPWD एक्ट है 2016 में आया था ये। इसका फुल फॉर्म है आपका राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, दिव्यांग अधिकार अधिनियम, दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम इसको कहते हैं। तो इसके अंदर हर विकलांग व्यक्ति की इस, ये तो बहुत बड़ा एक्ट है, इसके अंदर तो सरकारी जो कानून है वो भी प्रावधान सारे दे दिए गए हैं, कि किस क्षेत्र में किस तरह से जो है उसको कितनी सहभागिता मिलेगी, कितना उसको जो है आरक्षण देना चाहिए, किस तरह से मदद सारा कंप्लीटली है। लेकिन ये वकालत करता है विशेष बच्चों की, कि विशेष बच्चों को अधिकार दिया जाना चाहिए एजुकेशन के भी, सब तरीके की चीजें का। फिर अब आपका जो है, पहले तो एनसीएफ था आपका, है ना, एनसीएफ 2005 था, वो भी आपका समावेशी शिक्षा का पालन करता था। लेकिन उसके बाद आया आपका एनईपी 2020, जिसका पालन अभी हम कर रहे हैं। तो एनईपी 2020 आपका सख्त पालन करता है, कि हर टीचर को, हर स्कूल को, हर एजुकेशन के इंसान को, एजुकेशन सिस्टम को समावेशी शिक्षा का पालन करना पड़ेगा। आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, सबको माननी पड़ेगी ये बात। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई आपको? जी, आगे बढ़े। आज मेरा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, पिछली वाली क्लास में भी हो रहा था, सर दुख रहा है भाई, कुछ गड़बड़ है। जी बताएंगे, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, चलो। वीडियो लाइक करते रहो भाई, देखो इसमें कंजूसी मत करो, 1500 लाइक पूरे करने हैं अभी, है ना। चलो 800 लाइक होने वाले, 7 लाइक की कमी बच रही है 800 में, चलो 800 पूरे करो फटाफट से, कमेंट को नीचे करो, सब लोग लाइक करो, है ना। घर लेके जाओगे क्या लाइक? आप पढ़ाएं और समझ ना आए, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपको पढ़ाऊं और आपको समझ ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे फिर कुछ भी करना पड़े उसके लिए। फिर अब बात करेंगे हम, कि शिक्षक समावेशन में, या समावेशन के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए, देखो टीचर को क्या क्या करना चाहिए। नंबर वन तो ये है, कि प्रत्येक बच्चे की भाषा, संस्कृति और सामाजिक संदर्भ को स्वीकार करना पड़ेगा। सामाजिक संदर्भ को स्वीकारना, ठीक है। ठीक है ये बात। दूसरी बात आपकी, और क्या कर सकता है एक टीचर आपका, दूसरी ये है, कि बच्चे की जरूरत के हिसाब से, जरूरत के अनुसार अपनी शिक्षण पद्धति में बदलाव कर सकता है। शिक्षण पद्धति में बदलाव या लचीलापन, जो भी कहना चाहें आप, बदलाव कर सकते हैं या लचीलापन कर सकते हैं। तीसरी चीज, विभिन्न प्रकार के टीएलएम इस्तेमाल करेंगे आप। विभिन्न प्रकार के टीएलएम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो आपका अ, शिक्षण सामग्री होती है ना, उसी प्रकार से आप जब मूल्यांकन करेंगे, तो मूल्यांकन में भी आप विविधता रखेंगे, यानी मूल्यांकन के भी विभिन्न प्रकार कह सकते हैं आप। मूल्यांकन भी अलग अलग प्रकार से होना चाहिए आपका, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सामूहिक कार्यक्रम करवाओ जितने ज्यादा हो सके,
सामूहिक क्रियाकलाप करवाओ, ताकि हर बच्चा आपका एक्टिव हो सके और हर बच्चा सहभागी बन सके, एक दूसरे के साथ में उसको मिलने जुलने का अ, तरीका मतलब मौका मिले, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? उसके अलावा न, अपनेपन की भावना पैदा करेंगे, अपनेपन की भावना पैदा करेंगे, ठीक है, बच्चे के अंदर, पूरी क्लास में अपने आप की अपनेपन की भावना पैदा करना। इसका मतलब ये हुआ कि इमोशनली आप सबको बराबर समझेंगे और हर किसी को जो है इमोशनली स्वीकृति महसूस होनी चाहिए, आपकी कक्षा में किसी को डर नहीं लगना चाहिए, है ना। तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, बताओ, आप लोग बताओ और क्या हो सकता है, आप लोगों के दिमाग में भी बातें आ रही होंगी, तो बताओ और क्या हो सकता है। एक टीचर आप भी बनने जा रहे हैं, बताओ आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि और क्या कर सकता है टीचर। अपनेपन की भावना पैदा करना, इसका हो सकता है, सामूहिक क्रियाकलाप कराएगा, ठीक है। और क्या करेगा, बच्चों को, देखो जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों को थोड़ा ज्यादा समय दे सकते हैं आप, थोड़ा ज्यादा समय दे सकते हैं आप, किसी भी काम को सीखने के लिए या किसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय आप विकलांग बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात होती है सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोत्साहित करना, यानी कि मोटिवेट करना। तो आप उन बच्चों को मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें कि आप भी उनके जैसे ही हो और आप भी किसी भी काम को कर सकते हो और चीज़ों को सीख सकते हो। आप किसी से कम नहीं हो, तो उन बच्चों को भी बराबरी वाली फीलिंग आए, इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें हम, माता पिता क्या कर सकते हैं। टीचर का तो हमने चलो देख लिया, टीचर क्या कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम, माता पिता क्या कर सकते हैं समावेशी शिक्षा में, माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो देखो, माता पिता की सबसे बड़ी भूमिका तो यह है कि छुपाए नहीं, सबसे पहले तो छुपाए नहीं। क्योंकि माता पिता क्या करते हैं, अगर उनके घर में कोई विकलांग बच्चा हो जाता है, तो वो समाज से उसको छुपा के रखते हैं। ना वो स्कूल भेजेंगे, ना कहीं रिश्तेदारी में लेके जाएंगे, ना कहीं उसको दुकान पे लेके जाएंगे, तो ये करते हैं। तो उससे क्या होता है, उस बच्चे को कभी सामाजिक एक्सपोजर मिलता ही नहीं है। दुनियादारी के साथ में उसको कैसे जिंदगी जीनी है, ये उसको समझ में नहीं आता। तो सबसे पहला काम तो यह है कि छुपाए नहीं। दूसरी बात, शिक्षा देने देने के लिए उसको शिक्षा देने का मौका करें भाई, शिक्षा का अवसर दें उसको, यानी कि स्कूल भेजें उसको, है ना, शिक्षा का अवसर दें उसको, ठीक है। नंबर 3, उसको, उसके साथ सामान्य व्यवहार करें। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ अलग से स्पेशल व्यवहार कर रहे हैं कि बेचारगी वाला, है ना। तो उसके साथ जो है सामान्य व्यवहार करें, उसको ऐसा फील ना कराओ कि तू दुनिया से अलग है। जैसे अभी वो फिल्म आई थी, चड्ढा नाम की फिल्म, कौन सी थी वो, आमिर खान की, लाल सिंह चड्ढा। उसमें उसकी माँ कहती है ना कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो तू नहीं कर सकता, तो तू दुनिया से तू कोई कम नहीं है ना, तू हर काम कर सकता है और तुझे किसी की मदद लेने की लोड़ नहीं है ना। जब वो दुकान से सामान लेके, बच्चा उसके साथ में होता है, आमिर खान जब छोटा था, तो वो थैले लेके आता है ना सामान, तो एक आदमी कहता है लाओ मैं मदद कर दूं, तो वो मना कर देती है कि नहीं, कोई मदद नहीं करनी। और तब उससे कहती है कि तू अपना काम खुद कर सकता है, तुझे किसी की मदद लेने की लोड़ नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों के साथ में आप सामान्य व्यवहार करो, और इसका रिजल्ट भी मिलता है, वो मोटिवेट होता है और लास्ट में तो वो रनिंग चैंपियन बन जाता है, अगर आपने वो फिल्म देखी है तो, है ना। उसके अलावा क्या कर सकते हैं माता पिता आपके, माता पिता भी मोटिवेट करें बच्चों को, है ना, प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, शिक्षक के साथ में डिस्कशन, शिक्षक के साथ चर्चा करें, और इससे क्या होगा कि उसकी एजुकेशन बेहतर हो पाएगी, क्योंकि वो जो चीज़ें स्कूल में करता है वो उसको पता चलेगा, जो घर में करता है वो टीचर को बता पाएंगे। तो इसीलिए पीटीएम होती है, आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है वो इसी के लिए होती है, ताकि माता पिता और टीचर मिल करके बच्चे के काम में उसमें आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, आई थिंक यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। यस और नो, बताओ कमेंट करके। नहीं देखी सर, कोई बात नहीं, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। हम्म। ओके, चलिए, चलो 1,000 लाइक होने वाले हैं हमारे, 8 लाइक बच रहे हैं, जरा पूरे कर दो फटाफट से, है ना। 1,000 लाइक पूरे होने वाले हैं, तो एक बार कमेंट को नीचे करके सब लोग लाइक कर दो फटाफट से, अच्छे बच्चों की तरफ। चलो, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। और ये डेली क्लास आपकी 9 बजे होती है,
टाइम नोट कर लो जिसको नहीं पता। 9 बजे डेली लाइव क्लास होती है, 9 PM पे आपको लाइव आ जाना है सबको, ठीक है। पूरी क्लासेस करोगे तभी सीटेट पास होगा, आधी अधूरी करोगे तो नहीं होगा। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात है ये। कि अगर क्लास जो जो क्लास पूरी पढ़ेगा भाई, जो पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन होता है, जो पढ़ता है उसी का पेपर क्लियर होता है। इसमें कोई भी दुनिया का कोई साइंटिस्ट भी इस चीज को ठुकरा नहीं सकता, सीधी बात है। तो जो पढ़ाई करेगा वो उसका पास होगा। क्लासेस बेहतर हैं, ये अब तक आप समझ गए होंगे। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचर, सब कुछ बेस्ट मिल रहा है आपको। तो इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलने वाला। तो शुरू से एंड तक पूरी क्लास कर लिया करो और डेली क्लास करते रहो अगर आगे एग्जाम निकालना। अभी जिंदगी का यही टाइम है स्ट्रगल करने का, मेहनत करने का। 2-4 साल के बाद तो बच्चे बच्चे हो जाएंगे आप लोगों के, खिलाना फिर उन्हीं को है ना। कुछ नहीं होना फिर उसके बाद में। तो अभी मेहनत कर लो अगर फ्यूचर बनाना है थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी स्ट्रगल करने का समय है। अब देखो आगे है आपका ये प्रश्न, बताओ इसका आंसर क्या होगा। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षण शास्त्रीय रणनीति क्या होगी? सहयोग, पृथक्करण, नकारात्मक भेदभाव या नामीकरण? तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर। हाँ जी, लिखो अपना आंसर। देखो यहाँ पे हम बात करें तो इसने कहा शिक्षा, समावेशी शिक्षा के लिए प्रमुख शिक्षण शास्त्रीय रणनीति क्या होगी। तो हमने अभी अभी बात की है कि समावेशी शिक्षा में सारे बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोगी अधिगम करते हैं। अभी अभी पढ़ा है ना, सहयोगी अधिगम करते हैं यानी मिलजुल के सीखते हैं। तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथक्करण का मतलब तो ये हुआ कि आप उनको अलग कर रहे हैं। तो अलग करना तो समावेशी के खिलाफ चला गया। भेदभाव करना भी समावेशी के खिलाफ चला गया। नामीकरण करना भी बंटवारा ही होता है कि ये इंटेलिजेंट ग्रुप है, ये बुद्धू ग्रुप है, ये विकलांग वाला ग्रुप है, तो ये नामीकरण कर रहे हैं आप। तो ये भी आपका गलत है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला ऑप्शन है इन बच्चों पर दया करनी चाहिए और हमें उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। दूसरा है प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ कुछ भी हो। तीसरा है ऐसे बच्चों में सीखने की क्षमता नहीं होती। और डी है आपका ये बच्चे बेवकूफ हैं और इन्हें दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने नहीं देना चाहिए। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए सब लोग लिखेंगे आंसर। सीडीपी में कितने चैप्टर हैं? सीडीपी में लगभग आपका लगभग लगभग काफी चैप्टर हो चुके हैं, 4-5 मेरे ख्याल से और चैप्टर होंगे। और उसके अलावा फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे कि आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया, एनईपी हो गया, और कुछ और शिक्षण पद्धतियां हो गई, और कुछ सिद्धांत है आपके जैसे कि वैन हिले का सिद्धांत है, ब्रूनर का सिद्धांत है, कुछ और हैं। तो ये भी सीडीपी का ही पार्ट होते हैं। हालांकि ये सारे सब्जेक्ट में सम्मिलित होते हैं, केवल सीडीपी नहीं। लेकिन वो भी इसी में ही करेंगे हम। तो अभी चलेंगे आपकी 10-15 क्लासेस और होंगी सीडीपी वाली, उसके साथ में फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट होंगी तो वो चीज़ें चलती रहेंगी आपकी, ठीक है। थ्योरी खत्म हो जाएगी फिर पीवाईक्यूज चलेंगे आपके, और पीवाईक्यूज के साथ में आपके प्रैक्टिस सेट। देखो यहाँ पे बात करें वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की कक्षा को की चर्चा में शामिल करना महत्वपूर्ण है क्यों। इन बच्चों पर दया करनी चाहिए। अभी हमने बात की है कि हमें जो है सामान्य व्यवहार करना है। हमें कोई अलग प्रकार का व्यवहार नहीं करना कि दया दया दिखानी है उनको या उनके साथ में बिल्कुल सहानुभूति दिखानी है, कुछ जरूरत नहीं है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, सभी को हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे, है ना। हमने यही पढ़ा है अभी। इसीलिए वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को भी शामिल करना जरूरी है। हर प्रकार के बच्चे को शामिल करेंगे। ऐसे बच्चों में सीखने की क्षमता नहीं होती ये आप कह नहीं सकते बिल्कुल। ये बच्चे बेवकूफ हैं ये कहना भी बहुत गलत बात है ना। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? पृथक्करण पर, नामीकरण पर, नकारात्मक भेदभाव या फिर समता? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए लिखेंगे अपना आंसर आप। भाई संडे को क्लास बंद नहीं रहती, हमारी क्लास चलती है हमारी, ठीक है। तो ये जो कमेंट कर रहे हैं मौर्य सूरज, आप चाहें तो छुट्टी ले सकते हैं भाई, लेकिन हमारी क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। और अब जल्दी ही आपकी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की महामैराथन क्लास कराऊंगा मैं आपको। और एक जो अभी पेपर हुआ है सीटेट जुलाई 2024 वाला, ये आपको कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा मैं। तो मैं दिन बता दूंगा आपको किस दिन करेंगे। तो उस दिन भी आप लोग ध्यान से उसको पूरी क्लास को कर लेना।
विविधता को पोषित करने के लिए क्या करना चाहिए? विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की चीजें या अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स। तो आपके छात्र अलग अलग प्रकार के हैं। विविधता का मतलब सीधा है समावेशन की बात कर रहे हैं, है ना? समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, सीधी बात है। विविधता का मतलब ही है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में पृथक्करण तो हो नहीं सकता, नामीकरण भी नहीं हो सकता, भेदभाव भी नहीं हो सकता, समता होगा। समता का मतलब होता है आपका हर प्रकार के बच्चे को उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचाना, यानी कि उसको आगे बढ़ाना। हर प्रकार के बच्चे की वृद्धि करना, प्रत्येक बच्चे का विकास, ये कह सकते हो आप, प्रत्येक बच्चे का विकास, ठीक है? तो इसको समता कहते हैं आप, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो अभी अभी हमने बात की है शिक्षकों को क्या करना चाहिए, उसमें से ही आपको कोई ना कोई लाइन मिलेगी इनमें। अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनके संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। दूसरा है उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। तीसरा है उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रोत्साहित करना चाहिए परंतु पढ़ाई पर नहीं। और डी है प्यार से उनके माता-पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़वाने के लिए कहना चाहिए। तो बताएँगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो लिखो आंसर। जी, फटाफट लिखो अपना आंसर। चलो 1100 लाइक होने वाले भाई हमारे। 2-3 लाइक ही बच रहे 1100 होने में, करो जल्दी से फटाफट सब लोग। एक बार कमेंट को नीचे करके सब लोग लाइक कर दो फटाफट से, देखो अच्छे बच्चों की तरह। लाइक को घर मत लेके जाया करो वापस, ये गुरु दक्षिणा है आपकी, समझ लो ये, है ना? तो आपसे फीस तो ले नहीं रहा मैं पढ़ाने की, पेड तो नहीं है ना, फ्री है सब चीज़ें। तो ये आपकी गुरु दक्षिणा है, लाइक करके जाया करो सब लोग। देखो, द्रोणाचार्य ने उससे एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था। किसके लिए? गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया था। तो मैं आपका शारीरिक अंगूठा नहीं मांग रहा हूँ कि अंगूठा काट के दे दो, लेकिन आपका अंगूठा चाहिए कि अंगूठा दबा दो। जो अंगूठा यहाँ दिख रहा है आपको, वो अंगूठा दबा दिया करो, ठीक है? तो आपकी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। देखो यहाँ पे समावेशन को सफल बनाने के लिए टीचर को क्या करेंगे? अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कराएंगे और उनकी संस्कृति को शामिल करेंगे, पहला ऑप्शन ही सही है। अभी हमने बात की थी कि उनके सामाजिक संदर्भ को और उनकी भाषा को स्वीकृति देंगे आप समावेशी शिक्षा में, तो वही बात कह रहा है, बस सीधी बात हो जाती है ना। सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेने से मना कर रहे हैं आप, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं करनी है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं ट्यूशन लगाना भी गलत होता है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले कथन पे, अगले प्रश्न पे आते हैं। कथन ए है आपका, शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। और तर्क है आपका, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी लिखेंगे आंसर। जी, लिखते रहो अपना आंसर। बहुत बढ़िया। ये वाला वीडियो का प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा, अभी बता दूंगा मैं क्लास के अंत में। यूट्यूब पे सर्च करोगे ना सीटेट बाई शादाब आलम, तो सबसे ऊपर सीडीपी का ही प्लेलिस्ट आता है सबसे ऊपर। देखो, बात करें तो शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय उनकी सामाजिक संदर्भ को आप शामिल नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं वो, कि इसकी चर्चा नहीं करनी। तो ये तो गलत हो गया ना। हम कहते हैं कि उनके सामाजिकता को लाओ कक्षा में, भाई उनके अनुभव हैं वो, उसका इस्तेमाल करो। सामाजिक संदर्भ अधिगम अधिगम में किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाएंगे, ये भी गलत आपका, क्योंकि बिना सामाजिक संदर्भ के कोई अधिगम नहीं होने वाला। तो ए और आर दोनों ही गलत हो जाते हैं, आंसर राइट होगा डी ऑप्शन, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा की समावेशी स्कूल की स्थापना में क्या शामिल है? बहिष्करण पर सवाल उठाना, नामीकरण को अपनाना, पृथक्करण का पुष्टिकरण और दोषारोपण का प्रोत्साहन। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? लिखो अपना आंसर। जी, बात करें तो समावेशी स्कूल की स्थापना में बहिष्करण पर सवाल उठाना शामिल है। क्यों? बहिष्करण का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, है ना? क्या होता है देखो, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब यही होता है अलग करना, अलग करना।
यानी कि आप बच्चे को स्कूल से अलग कर रहे हो। तो हम इस पे सवाल उठा सकते हैं, आपके आपके स्कूल में अगर विकलांग बच्चा आता है और आप उसको बहिष्कार कर देते हैं कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, तो समावेशी शिक्षा इस पे सवाल उठाएगी कि क्यों नहीं ले रहे हो इसको। जब हमने कह दिया हर बच्चे को लेंगे तो आप इसको भी लेंगे, तो आप बहिष्करण पर सवाल उठा सकते हैं समावेशी स्कूल के हिसाब से। नामीकरण गलत बात होती है आपकी, पृथक्करण भी गलत होता है, दोषारोपण भी गलत होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है कथन ए, समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। और तर्क है आपका, समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। तो सही विकल्प कौन सा है, ए और आर में से? आप बताएंगे अपना आंसर। दोषारोपण क्या होता है? कमी निकालना। दोषारोपण का मतलब होता है किसी की बुराई निकालना किसी के अंदर, कि इससे तो कुछ नहीं होता, ये तो बेकार बच्चा है, ये तो गणित में खराब है, ये तो किसी के अंदर कमियां निकालना, वो है दोषारोपण। बहुत बढ़िया, चलो लिखते रहो अपना आंसर। देखिए, समावेशी शिक्षा ऐसे तंत्र को कहते हैं हम जिसमें प्रत्येक बच्चे का समायोजन हो जाए, उसकी चाहे कोई भी विशेषता है उसको ना देखते हुए, हम उसकी कमी को या उसकी विशेषता को ना देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन कर लेते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। और समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल विकलांग बच्चों के लिए नहीं है, हर प्रकार के बच्चों के लिए है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, जब क्लास स्टार्ट की हमने थ्योरी में पढ़ा, समावेशन में हर प्रकार का बच्चा शामिल होगा। समावेशन सबके लिए है, सामान्य बच्चे के लिए भी, प्रतिभाशाली बच्चे के लिए भी, सृजनात्मक के लिए भी, दिव्यांग के लिए भी, हर किसी के लिए है, ना केवल दिव्यांग के लिए। तो दोनों बातें सही हो जाती हैं और व्याख्या भी सही हो जाती है आपकी। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा? पहला है सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा है परवाह व सहानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति, सी है मानकीकृत निर्देश और डी है उचित समायोजन। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर। जी फटाफट लिखते रहो, बढ़िया आंसर कर रहे हो। हाँ देखो, एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक बनेगा, मतलब नेगेटिव पूछा है। तो सहयोगात्मक तो पॉजिटिव है आपका, परवाह करना और सहानुभूति पर आधारित कक्षा ये भी आपका पॉजिटिव है, मानकीकृत निर्देश ये निगेटिव रहेगा, समायोजन भी ठीक है आपका। उचित समायोजन का मतलब है बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करना। तो मानकीकृत क्या है कि सभी बच्चों को एक जैसा निर्देश देना। तो सभी बच्चों को एक जैसा निर्देश या एक जैसी आपका एक जैसा गाइडेंस नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे आपके अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका बाधा बन जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चे का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है? उनके लिए अलग संकाय बनाकर, उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करके, उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करके, और डी है उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखो आंसर अपना। जी, चलो 1300 लाइक होने वाले हैं, जरा पूरे करो फटाफट से सब लोग, कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक करो सब लोग जिसने नहीं किया, अभी अभी जो जुड़े हैं ना, अभी अभी आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट, इन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक। 1500 लाइक का टारगेट है आज हमारा, अभी 1300 पे हम अटक रहे हैं, तो जल्दी से करो पूरे। क्या करेंगे आप, एक शिक्षिका के रूप में अगर आप एक टीचर होते तो क्या करते समायोजन के लिए? अलग स्कूल में मतलब अलग कक्षा में पढ़ाते, तो अलग तो नहीं पढ़ाना हमें, कक्षा अलग नहीं होनी चाहिए ना समावेशी के हिसाब से। ट्यूशन ट्यूशन भी गलत होता है आपका। उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा करना निंदा करना ये भी गलत होता है। उपेक्षा मतलब बेइज्जती करना या उसको छोड़ देना। उनमें अपनेपन की भावना पैदा करेंगे और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, दोनों ही पॉइंट मैंने अभी लिखे थे। शिक्षक की भूमिका जब बताई आपको तो उसमें लिखा था मैंने कि अपनेपन की भावना बढ़ाएंगे और प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। देखो जो चीजें मैंने वहां पे लिखी है ना थ्योरी में, वही चीजें आ रही हैं। तो बहुत बढ़िया थ्योरी बताई आपको, देखो मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, विद्यालय पाठ्यचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चों को प्रतिबंधित कर रखा जाता है। दूसरा है, समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।
तीसरा है समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में भिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। और डी है समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित ही होता है, क्योंकि समावेशन से केवल वो ही लाभान्वित होते हैं। लिखो भाई, अपना आंसर लिखो, क्या लगता है आपको? सर से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनीवन? मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी हमारा है, तो ये आईडी मेरी है, द शादाब आलम। आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिलती रहेंगी। द शादाब आलम, ये आपकी आईडी है मेरी इंस्टा की, ठीक है? तो आप इस पे फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, सब लोग कर लो इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाकी वहाँ पे आपको चीज़ें, मेरे फोटोज़ भी थोड़े दिखेंगे आपको फैंसी वाले, तो उसमें जाके थोड़ा सा अपने ये मत बोलना कि सर इस तरह की चीज़ है, क्योंकि वो एक चीज़ होती है, एक टीचिंग से हटके भी दुनिया होती है, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। चलिए, समावेशी कक्षा से के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आप इसमें कह रहे हैं कि बच्चों को, लड़कियों और वंचित समूह के बच्चों को सहभागिता से प्रतिबंधित रखेंगे। प्रतिबंधित मतलब उनको सहभागिता नहीं दे रहे, तो ये गलत हो जाएगा। समावेशन से अन्य बच्चों में बाधा आएगी, रुकावट आएगी, तो कोई रुकावट नहीं आती भाई समावेशी शिक्षा से। समावेशन के दौरान सभी बच्चों को विभिन्नता होते हुए भी संबोधित किया जाता है, यस। समावेशन केवल विकलांगता वाले बच्चों के लिए है, नहीं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। दूसरा है साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना। तीसरा है सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना। और डी है आपका मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखो अपना आंसर सब लोग। जी, फटाफट लिखते रहो अपना आंसर। व्हाट्सएप एसएमएस आप नहीं देखे? अभी मेरा व्हाट्सएप थोड़ा सा डाउन पड़ा है, तो इसलिए देखा नहीं है। सर बहुत अच्छे भी हैं, शैज़। अच्छा अच्छे भी हैं, चलिए थैंक यू वेरी मच। देखो, कौन सा है आपका सतत और समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है आपका? विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए, करना ही चाहिए, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। एक तो आप विभिन्न तरीकों से करेंगे ताकि सारे ही क्षेत्रों का और सभी बच्चों का मूल्यांकन हो जाए। समय समय पर करने का मतलब है कि सतत यानी रेगुलर। साल के शुरू और अंत में करेंगे तो ये तो योगात्मक हो गया फिर आपका। सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ, एक तरीके से आपका सारे बच्चों का मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसमें भी मानकीकृत की बात कर रहे हैं, मानकीकृत का भी यही मतलब होता है कि एक ही तरीके से सबका मूल्यांकन करना, तो एक तरीके से नहीं हो सकता, डिफरेंट आपको करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे ही डिफरेंट हैं। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कथन ए, शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है उसको दर्शा पाएं। और कथन है आपका, सॉरी ये कारण है आपका, ये तर्क है आपका। शिक्षकों की ये बच्चों के क्षमताओं के बारे में मान्यताएं व बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। तो ए और आर में से क्या सही है, दोनों में से ये आप बताएंगे। चलिए फटाफट लिखेंगे अपना आंसर। चलिए जल्दी लिखेंगे अपना आंसर आप। जी, सर आपसे पढ़कर सीटेट में 103 नंबर आया है, नीतीश कुमार, क्या ना, नीलेश कुमार। बहुत बढ़िया नीलेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम्म, करते रहो अपना आंसर। जी, तो क्या कह रहे हैं, शिक्षकों को अपनी कक्षा में सांस्कृतिक वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जिसमें ये दर्शा पाए कि बच्चों के, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है। तो बिल्कुल सही बात है, हमें यही मानना चाहिए कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है। और बच्चों के बारे में जो क्षमता टीचर रखता है, उससे बच्चों का सीखना बड़ा प्रभावित होता है। अगर मैं आप लोगों के बारे में ये मान्यता रखूं कि आपका कुछ नहीं होना, तो वाकई में आप जो है सीख नहीं पाएंगे अच्छे से, क्योंकि जब मैं आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो मुझे ही पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, तो आप भी मोटिवेट रहेंगे, आप सीखेंगे भी। तो टीचर क्या सोचता है, ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ए और आर दोनों बातें सही हैं और कनेक्टेड भी हैं, दोनों में ही
टीचर की बात कर रहे हैं तो व्याख्या भी सही हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, या तीसरा है कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, फोर्थ है विकास आनुवंशिकता और वातावरण के कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए लिखेंगे अपना आंसर आप। केवीएस की भर्ती आने से पहले क्या हमारा सीटेट एग्जाम हो जाएगा? उम्मीद पूरे हैं, पूरी यही उम्मीद है कि आपका सीटेट एग्जाम पहले ही हो जाएगा आपका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि केवीएस की भी तैयारी आप साथ साथ लेके चलो, ताकि फॉर्म आए तो एकदम आप उसमें भर्ती ले सको, अपना जॉब ले सको। सर मेरे 125 नंबर आए हैं सीटेट में। डॉली चौधरी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे बात करें तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, नेगेटिव वाला पूछा है। विकास क्रम से चलता है, ये तो पॉजिटिव है। विकास की दिशा नहीं होती, होती है। विकास की दिशा होती है, सिर से पैर की तरफ ही चलेगा, और केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि शरीर से केंद्र की बाहर से, जिसको अधिगामी और शीर्षगामी कहते हैं। कुछ हद तक भविष्यवाणी कर सकते हैं, राइट। विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से होगा, राइट। तो यहाँ पर रोंग वाला पूछा था आपसे, तो आपका आंसर राइट होगा सेकेंड ऑप्शन। समावेशी शिक्षा का दर्शन, पहला है बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करता है, दूसरा है आधार विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक स्कूलों में शिक्षित करता है, तीसरा है केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टिबाधित व श्रवण बाधित हैं, और डी है अपवर्जन की सभी नीतियों और आचरण को चुनौती देता है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखते रहो अपना आंसर। आपकी लाइव क्लास कितने समय स्टार्ट होती है? ये मेरा पहला क्लास है आपके चैनल पर। सीडीपी की क्लास तो 9 बजे स्टार्ट होती है भाई, आपकी 9 PM। इसके अलावा आपकी एसएसटी की जो क्लास है वो आपकी होती है 7 बजे, और जो आपकी ईवीएस की क्लास है वो होती है आपकी 6 बजे। ठीक है, अभी और जो क्लास होगी उसका टाइम आपको बता देंगे, अभी ये क्लास लेना स्टार्ट करो। देखो, समावेशी शिक्षा बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करेगी? नहीं करेगी, बहिष्करण गलत है आपका। आधार विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करेगी? पृथक नहीं करेंगे आप, ये भी गलत है। केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टिबाधित है, ये भी गलत। अपवर्जन की सभी नीतियों पर सवाल उठाएगी? अपवर्जन मतलब बहिष्करण, यानी कि भेदभाव, तो भेदभाव को खत्म करेगी, उसको चुनौती देती है। तो ये आंसर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। क्लास खत्म, टाटा बाय बाय। बताओ, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और क्लास कैसा लगा बताओ, मजा आया क्लास में पढ़ने में? और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो फटाफट से। बाकी नोट्स जिनको चाहिए वो ऐप पे जाके ले लो, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा लेट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना दिन निकल रहे हैं ना, 2-2 दिन निकल रहे हैं, आपका नुकसान होता जा रहा है, इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करो सबके सब। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप खुद के लिए नहीं कर सकते? सोचो जरा। मैं तो रात को भी मेहनत करता हूँ, दिन में भी मेहनत करता हूँ, रात को पीपीटी बनाता हूँ आप लोगों के लिए, दिन में आपको पढ़ाता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप भी कर लो ना साथ में। मौर्य जी, मेरी तबीयत खराब नहीं है भाई, इसलिए छुट्टी नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हो आप? एक ही कमेंट आपको आधा घंटा हो गया कॉपी पेस्ट मारते मारते। नाइस क्लास सर जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत बढ़िया, और कुछ? बेस्ट क्लासेस, थैंक यू वेरी मच। उर्दू का क्लास कराइए। उर्दू का देखेंगे भाई, अभी कराएं, अभी नहीं हो रहा, बाद में कराएंगे आपका। चलिए, बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं। अभी तो नहीं करवा रहे हैं भाई, जब आएगा 4.0 तब बताएंगे आपको। हम्म। सुबह क्लास होगी? नहीं, सुबह नहीं होगी। सुबह की क्लास बंद हो चुकी है, अब क्लास शाम को ही होंगी आपकी। और कुछ कहना है किसी को? एसएसटी की क्लास कब से चल रहा है? एसएसटी का क्लास शाम को 7 बजे होता है आपका। हम्म। चलो ठीक है, कल मिलते हैं आपको।
बाकी जो मैंने आपको ये बताया था अभी, वो वाली वीडियो जाके एक बार सर्च कर दो ज़रा, सीटेट फॉर्म फिलअप 2024, ये वाली डॉक्यूमेंट्स वाली। अगर आप लोगों ने देख ली है तो भी एक बार इसको जाके सर्च कर देना थोड़ा सा, है ना? जैसे कि आप लोग सपोर्ट के लिए करते ही हैं हर बार। तो यूट्यूब पे जाओ, अभी यूट्यूब पे ही हो आप, तो अभी 2 मिनट लगेंगे बस आपको। ये क्लास बंद करो, ये वाली, ये तो बंद ही हो गई। यूट्यूब पे सर्च करो सीटेट फॉर्म फिलअप 2024, और ये वीडियो चला दो। 8 मिनट की वीडियो है, थोड़ी देर ही लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको प्ले करके साइड में अपना फ़ोन रख दो, बस इसे चला दो एक बार सब लोग। करेंगे बताओ सब लोग ये? यस और नो? करने जा रहे हो ये? नोट्स में सर ऑफर दे दीजिए। देंगे भाई, ऑफर भी आपको देंगे। अभी बता दूंगा मैं जब ऑफर निकलेगा। हम्म। चलिए ठीक है, यस आ चुका है आपका। चलो ठीक है, करो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे अब। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।